हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 24 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी इंडियन जो नेविगेशन सिस्टम है उसे हिंद महासागर में संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ ने मान्यता दी है। तो भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है कि समुद्र में भी जो भारतीय नेविगेशन सिस्टम है उसकी मान्यता हो गई है? आंसर होगा चौथा, फोर्थ है ये। ओके, आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये मान्यता दी है। तो अभी तक जो समुद्री इलाकों में या कहीं हिंद महासागर में 3 ही देश थे जिनको आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त था उनका अपना नेविगेशन सिस्टम को संचालित करने के लिए। नेविगेशन सिस्टम जैसे जीपीएस होता है आपके मोबाइल में, ऐसा ही सिस्टम। ओके, तो पहले अमेरिका, रूस और चीन के जो नेविगेशन सिस्टम है उसको मान्यता प्राप्त था, लेकिन अब आईएमओ ने इंडियन जो नेविगेशन सिस्टम है उसको भी मान्यता दे दी है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आईएमओ जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसने मान्यता क्यों दी है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो समुद्र में शिपिंग होती है, यानी जो जहाज़ बड़े बड़े जाते हैं उसकी सुरक्षा, जहाज़ों के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है समुद्री और वायुमंडल में, तो उसकी रोकथाम का भी जिम्मेदारी उसी के पास है। ओके, और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है IRNSS यानी हिंदी में कहेंगे उसे भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, तो इसको इसरो ने डेवलप किया है और इंडियन ओशन में ये जीपीएस को रिप्लेस करेगा। आप जो पिक्चर देख रहे हैं, जो डार्क इलाका है वहाँ पर ये जीपीएस को एक तरह से रिप्लेस करेगा। तो इंडियन जहाज़ जो भी हैं, इसके अलावा जो दूसरे जहाज़ हैं दूसरे देशों के, वो भी अगर चाहें तो IRNSS उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो सिस्टम है इसको नाविक भी कहते हैं। आपको पता होगा बहुत सारे मोबाइल ऐसे आ रहे हैं जिसमें नाविक सिस्टम लगा हुआ है नेविगेशन का। तो एक रीजनल ये पूरा सिस्टम है जो भारत सरकार के अधीन है। ओके, और अच्छी बात यह है कि हिंद महासागर में जहाज़ों के नेविगेशन की जो सहायता और सटीक सूचना इससे मिल सकेगी। ओके, और यही उद्देश्य है कि देश की जो सीमा है उससे 1500 किलोमीटर दूर तक के हिस्से में जो भी जहाज़ है या यूजर जो यूज़ कर रहा है उसको सटीक जानकारी मिल पाए। ओके, तो एक तरह से जीपीएस जो अमेरिका का है उसको हम लोग रिप्लेस करने की ओर एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अब तक हम जीपीएस के थ्रू थे डिपेंडेंट। मान लीजिए आपके मोबाइल में जीपीएस है, तो जीपीएस को कंट्रोल कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका को पता है कि आप कहाँ पर हैं अगर आपने जीपीएस अपने मोबाइल का ऑन किया हुआ है तो। ओके, लोकेशन क्या है, ये जो मोबाइल है वो कहाँ पर है, या वो जीपीएस सिस्टम जहाज़ में लगा हुआ है, पानी के जहाज़ में, तो कहाँ है उसको अमेरिका को पता है। तो अब क्या होगा कि एक तरह से इंडियन जो जहाज़ हैं वो दूसरे देश की नज़र से एक अलग रहेंगे और अपने मतलब भारतीय सुरक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये मुद्दा, मुझे लगा आपको समझाना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम दिया इस पर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है 23 नवंबर 2020 को? आंसर होगा असम। ओके, वो 84 ईयर के थे। न्यूज़ आप क्लिपिंग देख रहे हैं, और उनको कुछ महीने पहले यानी अक्टूबर में ही कोविड-19 का संक्रमण हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था। हालांकि बाद में वो ठीक हो गए थे, लेकिन जो कोविड-19 है उसके इन्फेक्शन के बाद जो मरीज हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका जो कई सारे अंग पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो उनके बहुत सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, बहुत दिक्कत थी। हालांकि कोविड-19 से वो ठीक हो चुके थे, लेकिन उसकी वजह से वो जो अंगों ने काम करना बंद किया कोविड-19 की वजह से, साइड इफ़ेक्ट की वजह से, तो उसकी वजह से उनका निधन हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 बहुत तेज़ी से जो है, अभी जब से सर्दी शुरू हुई तो थोड़ा केस बढ़ने शुरू हो गए। तो बात कर रहे थे हम लोग तरुण गोगोई की। उनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1936 को असम के जोरहाट जिले में। ओके, और वो 3 बार असम के चीफ मिनिस्टर रहे, 15 साल तक रहे। असम के सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले वो एकमात्र व्यक्ति हैं।
ओके, 2001 से 2016 तक 3 बार वो चीफ मिनिस्टर रहे थे। 6 बार वो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के सांसद भी रह चुके थे, मतलब कांग्रेस से थे वो। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उनके बेटे हैं, उनका नाम है गौरव गोगोई, तो वो सांसद हैं अभी। अगला कुछ लेते हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, इनकी 9 सेनाओं के बीच में, यानी नेवल जो सेना है उसके बीच में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है। तो दूसरा संस्करण अभी हुआ है 21 से 22 नवंबर को। तो उसका नाम क्या है? ये त्रिपक्षीय जो इन तीनों देशों का जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? आंसर होगा सिटमैक्स। तो ये सिटमैक्स 2020 आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान सागर में हुआ है। ओके, कहाँ पर? अंडमान सी में ये अभ्यास हुआ है। और समुद्री अभ्यास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में वो तो आते ही रहते हैं। ओके, और इसकी मेजबानी किस देश ने की? 2020 के जो समुद्री अभ्यास हुआ उसका, तो सिंगापुर के नेवी ने किया। सिंगापुर नेवी ने जो है वो मेजबानी की है। ओके, उद्देश्य यही है कि तीनों सेनाएं जो है वो मजबूत हों और एक्सरसाइज करते रहें। तो समुद्री जो परिचालन भी है, मैरीटाइम ऑपरेशंस हैं, उसको भी समझा जाए, हालात को जो बदल रहे हैं, तकनीक बदल रही है, उसके बारे में भी एक दूसरे से रूबरू हो सकें। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिनेवा स्थित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU का बाहरी ऑडिटर यानी एक्सटर्नल ऑडिटर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है वो? भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक हैं, यानी CAG। ओके, CAG हैं वो। और 20 नवंबर को उनको ये जिम्मेदारी भी दी गई है। कार्यकाल 3 साल का होगा। देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग जो हमारे देश के CAG रहे हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जो संगठन हैं उन सब के। ओके, तो ये इसके एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं। ये IPU क्या है? ये जो संगठन है वो क्या है? देखिए, IPU जो है वो 179 कंट्रीज़ के जो सदस्य हैं उनकी एक इकाई है और 13 सदस्य नामित भी हैं अलग। और आपको बताऊं कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसके स्थानीय पर्यवेक्षक का भी दर्जा इसको हासिल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है विद नोट्स, MCQ है, जनवरी से अक्टूबर तक का है, लेटेस्ट अब तक का। तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2019 का भी PDF अवेलेबल है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, जरूर देखना आप। अगला क्वेश्चन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का जो एक डिपार्टमेंट है मत्स्य पालन विभाग, तो उसने मत्स्य क्षेत्र में उपलब्धियों और विकास में योगदान करने के लिए किन राज्यों को सम्मानित किया है? कौन से राज्य हैं? 3 राज्य हैं। आंसर होगा ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश। ओके, तो किनको किस लिए ये सम्मान दिया गया है? तो देखिए, समुद्री राज्य के तौर पर ओडिशा को ये सम्मान दिया गया है। ओके, अंतर्देशीय राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अंतर्देशीय मतलब जो लैंड लॉक्ड हैं उनमें। और पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की कैटेगरी में असम को दिया गया है ये। ओके, ये 3 जो राज्य हैं उनको मिला है। और कुछ संगठन को भी ये अवार्ड मिला है, जैसे तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, उनको समुद्री जो क्षेत्र हैं उनके लिए मिला है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य मछुआरा सहकारी समितियाँ फेडरेशन लिमिटेड, उनको मिला है अंतर्देशीय के लिए यानी लैंड लॉक्ड स्टेट के लिए। और असम एपेक्स कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड है, उसको पहाड़ी राज्य श्रेणी में ये दिया गया है। कुछ शीर्ष जिले भी हैं, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला के रूप में अवार्ड मिला है कृष्णा जिला को, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला का अवार्ड मिला है फिशरीज में कालाहंडी को, जो कि ओडिशा में है। और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य के जो सिटी हैं उनमें मिला है नागांव को, जो कि असम में है। ओके, तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के ये अंतर्गत है और उसी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो उसके मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ATP वर्ल्ड टूर्नामेंट 2020 किसने जीता फाइनल? आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। ओके, रूस के हैं। और अभी हाल ही में 22 नवंबर को जो फाइनल टूर्नामेंट हुआ
उसमें उन्होंने जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के साथ समझौते के तहत भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी को नौवा बोइंग P-8I एक विमान मिला है? नौवा विमान है ये, जो कि लंबी दूरी की समुद्री खोज और एंटी पनडुब्बी युद्धक विमान है। इंपॉर्टेंट बात है। आंसर होगा USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, अब भारतीय नौसेना के बेड़े में ये नौवा P-8I विमान है और आपको बता दूं कि ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है जो कि दुश्मन की नौसेना पर निगरानी रखता है और जो पनडुब्बियां हैं उनको नज़र रखता है, उनकी हरकतों पर। ओके, तो जो हिंद महासागर है वहाँ पर भारतीय नौसेना की ताकत इससे मजबूत हुई है और चीनी जो घुसपैठ है एक तरह से कहें जो जहाज़ों की, पनडुब्बियों की, तो उसके बारे में एक तरह से पता चल जाएगा। पहले से P-8I जो विमान है वो 8 इंडिया में है और ये 9वां मिल गया है। आज आपको बता दूं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में 1.1 अरब डॉलर का जो रक्षा समझौता हुआ था उसी के तहत ये आया है और गोवा के नौसेना हंसा केंद्र पर इसकी लैंडिंग हुई है। ओके, आधुनिक सेंसर लगे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव उसे किस वजह से रद्द कर दिया गया है? आंसर होगा कोविड-19। ये इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल हुआ करता था और मेघालय की राजधानी शिलोंग में ये आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार इसको रद्द करना पड़ा है कोविड-19 की वजह से। देखिए, हिमालयन जो चेरी ब्लॉसम है वो विशेष तौर पर शरद ऋतु यानी अभी ठंड के मौसम में उसके फूल जो हैं वो गुलाबी बहुत बेहतरीन लगते हैं और पूरा मेघालय एक तरह से उसको देखेंगे तो आप बेहतरीन नज़ारा उस दौरान मिलता है। ओके, तो ये फेस्टिवल हुआ करता था, काफ़ी अच्छे कार्यक्रम हुआ करते थे फेस्टिवल के तौर पर। तो मेघालय की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा और गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। राजधानी शिलोंग तो है ही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा की योग्यता को बढ़ाने का फैसला लिया है, तो इसकी अवधि कितने वर्ष होगी? आंसर होगा 10 साल। ओके, देखिए, विदेशी पेशेवर मतलब उनको कामकाज की इजाज़त देने का एक बड़ा कदम उठाया गया है और इसमें ये होगा कि जो भी डिग्रीधारी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टरेट किया हुआ जिन लोगों ने, तो उनको वहाँ पर एक तरह से लाया जाएगा और वहाँ पर बसाने की एक कोशिश की जा रही है। उसी के तहत गोल्डन वीज़ा ये उसका जो दायरा है एक तरह से वो बढ़ाया गया है। पहले गोल्डन वीज़ा जो है वो कारोबारी, उद्योगपति इन सबको मिला करता था, लेकिन अब जो है वो जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एक तरह से आसानी से मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से ज़्यादा पाने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा है? कौन है पहला? आंसर होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देखिए, इसको द हिंदू ने भी पब्लिश किया है और मुझे लगा हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो, इसलिए क्वेश्चन भी दे दिया हमने। रिजर्व बैंक जो है ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला ये केंद्रीय बैंक है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर और 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ RBI ने अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है और यूरोपीय केंद्रीय बैंक है उन सबको एक तरह से पीछे छोड़ दिया है। ओके, और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना और आपको फिर से बता दूं कि 2020 का जनवरी से अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है विद नोट्स है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और हाँ, अभी जो आपने वीडियो देखा करंट अफेयर्स का उसका पूरा नोट्स MCQ अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, तो डाउनलोड का लिंक है, ये क्लिक कीजिए डाउनलोड पे और डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना और दोस्तों को शेयर जरूर करें।